के दिन है, कोई हुकूमत के दिन गिन चुका तो कोई किसी के दांत। ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से सब खैर है कि शुनीद है या दाल में बहुत कुछ काला है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक नोटिफिकेशन ऑफ नहीं ऑन है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पुरस्कार लैंडिंग और कयाम में तौसी भी जलती पर तेल का काम कर रही है। आर्मी एक्ट में तब्दीली और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन मुअम्मा क्यों बना हुआ है? दूसरी जानिब सूबा केपी में गवर्नर की तब्दीली की अफवाहें जोरों पर हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अफगानिस्तान के मामले में कतर का किरदार बताया और गाजा में पाक फौज का क्या किरदार होगा ये भी समझा दिया। दूसरी जानिब DGISPR ने भी तालिबान रजीम के खिलाफ बड़ी चार्जशीट पेश कर दी। क्या तालिबान रजीम के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है? पानी का मसला, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फिर गीदड़ भभकियां? भारत ने जब भी पाकिस्तान को चुनौती दी है, चीन ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने जैसे ही सिंध पर हक जताने का शोशा छोड़ा, चीन ने अरुणाचल प्रदेश का कार्ड खेल दिया। इन तमाम इश्यूज के साथ दीगर मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ और मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, वो एक मिसरा है, तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। अच्छा। पाकिस्तान में गालिब और मगलूब की भी एक कहानी है। अच्छा, बड़े अरसे से चली आ रही है और इस हवाले से हमें एक बार फिर वही तशवीश लाहक है जो इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में अक्टूबर नवंबर के आसपास हुई, जहां से कहा जाता है कि 1 पेज पे दरार का आगाज हुआ, रस्ते अलग हो गए, पहले एक थे। मैंने आपसे कल इस मामले में तसल्ली चाही तो आपने तशफ़ी कराई, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन छोड़े सेठी साहब, सच में मामला गड़बड़ है, मानेंगे आप? नहीं। चले, मैं आपको इस हवाले से एक क्लू देती हूँ और वो मैंने क्या देना। अच्छा। हमारे वज़ीर दिफा दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और उसमें वो ये कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी क्या सराइयाँ की जा रही हैं, मुनासिब वक्त पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। 27 को नहीं हुआ, 27 नवंबर, 29 नवंबर को भी ना हो सका नामालूम वजूहात की बिना पर। तो अगर गैर ज़रूरी है कयास आ रही हैं तो इनका खात्मा क्यों नहीं कर दिया जाता? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मगर इसमें कुछ कोताहियाँ हो चुकी हैं हुकूमत की तरफ से और लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसको अब सोचा जा रहा है कि ओ ये तो हम भूल गए। अच्छा। ये काम भी करना था। देखिए, पहले तो आप बताएं कि ये अफवाहें क्या चल रही हैं जिसकी आपने जिक्र किया कि नहीं दाल में कुछ काला है, कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। आप मुझे बताएं ताकि फिर मैं इधर आऊँ। असल में इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें से कुछ सहाफ़ियों ने कोट किया कि बड़ी झाड़ पिलाई गई है और तनकीद का निशाना बनाया गया है कुछ सियासी शख्सियात को। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी हमने इससे पहले बोलते देखा, अचानक आउट ऑफ नोवेयर वो खामोश थे, उन्होंने कोई मुतालबात कर दिए। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ठीक है गैर मुल्की दौरे पर हैं, अहम दौरा था उनका इससे पहले, उसके बाद वो लंदन आते हैं और उसके बाद नामालूम वजूहात या इलाज की गर्ज से ही दौरा तवील हो जाता है। इन्होंने बताया नहीं कि वो कब आ रहे हैं वापस, शहबाज शरीफ साहब ट्वीट में नहीं बताया। और दूसरी तरफ ख्वाजा साहब ख़ुद भी जर्मनी के विज़िट पर थे। तो ये हैं सारी निशानियाँ जिसकी रोशनी में मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं। लोग क्या कह रहे हैं, ट्विटर वाले क्या कह रहे हैं, क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या कंस्पिरेसी थेरीज घड़ी जा रही हैं, तो बताएं ना, फिर मैं उनको रबिश करूँ। कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ में यही है कि दरार पड़ गई है, कुछ तकर्रियाँ हैं, कुछ गुस्सा है, कुछ दौड़ लगी है, गड़बड़ है और अब नो मोर। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? हाइब्रिड कौन लोग कर रहे हैं? मोस्टली ऑब्वियसली आपको पता है PTI इंतज़ार कर रही है। तो पहले तो आपने उनका नाम लेके मतलब है आपने उनको 0 out of 10 दे दिया। क्योंकि जब भी आप उनका नाम लेते हैं तो यही होता है कि वो तो प्रोपेगेंडा ही करते हैं। अच्छा। सारा वक्त टारगेटेड प्रोपेगेंडा करते हैं। चलें, अब आइए आपके नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई जी। पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जब नोटिफिकेशन की बात हो रही है तो नोटिफिकेशन आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की बात हो रही है। और आर्मी चीफ के मामले में तो शायद पिछले साल वो डीम्ड एज वो क्लॉज डाल के तो ये अभाम ख़त्म कर दिया गया। तो फिर लेट्स बी वेरी क्लियर, कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि इसका ताल्लुक आर्मी चीफ के साथ ज़रूर है बिकॉज उनकी नॉमिनेशन है फील्ड मार्शल साहब की एज हेड ऑफ CDF,
मगर इशू जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि CDF की नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज वो एक नया अदारा बना है, नया ओहदा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब एज हेड ऑफ द आर्मी, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है जी। तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ही इज स्टिल द हेड ऑफ द आर्मी एंड बाय दैट वर्च्यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। तो उनके इधर उधर होने की कोई बात नहीं हो रही जी। ठीक बात ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है, ये है, ये है, उसकी इशू बना हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी नॉमिनेशंस ऑलरेडी बता दिया गया है कि इन इदारों से होंगी, उसमें कौन बैठेगा, 3 फील्ड मार्शल्स बैठेंगे ना एक किस्म के जी। इस वक्त जो सिचुएशन है जी। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट सच ए बिग डील। आर्मी चीफ जो है वो अपना सारा पावर जो है वो इस हैसियत आर्मी चीफ उसको मिलती है रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी, मिलिट्री, ये वो वगैरह जी। तो CDF के बहैसियत कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही उनको। जो रियल पावर है जिसकी वजह से वो आज बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं और चला रहे हैं सब कुछ जैसे चला रहे हैं, इस वक्त आर्मी चीफ, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। हो सकता है कि जब ये 5 साल पूरे हों 3+2 तो शायद इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो बात की बात है। अच्छा। सो आई थिंक इस वक्त जो रियल इशू यही है जो मैं समझता हूँ इज अ ब्यूरोक्रेटिक इशू। पावर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो इशारे किए जा रहे हैं ना कि कोई पावर रिलेशंस में दरार आ रही है, कोई इस किस्म के प्रॉब्लम हो रहे हैं, नून लीग वाले कुछ चालाकियाँ कर रहे हैं या वो ये नहीं देना चाहते, यहाँ तक मैंने सुना था ये क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए और ये नवाज शरीफ साहब ने ऐसा बयान दिया और वहाँ को बैठ के कुछ साजिश हो रही है। तो होके आए थे लंदन से, तो अब तो यही है। अभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि वो दोनों भाई वहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं, ये अब स्पेकुलेट, ये आपसे सही पूछ रहे हैं लोग कि वो समझ रहे हैं शायद दोनों भाई बाहर हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फटा इसलिए भी नहीं हो सकता कि एक भाई यहाँ है एक भाई वहाँ है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब है कि मेरा ख्याल है कुछ खुशफहमियाँ हैं और वो PTI वाले आपको पता ही है गलत फहमियाँ हाँ। नहीं, कुछ खुशफहमियाँ और कुछ गलत फहमी, एक तरफ खुशफहमी है एक तरफ गलत फहमी। हाँ। तो अब ये है कि मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या बना हुआ है और फिर ये भी बता दूं कि मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम बनना नहीं चाहिए था। अच्छा। ये प्रॉब्लम बनना नहीं चाहिए। इंटेंशनल है अनइंटेंशनल? टोटली अनइंटेंशनल बट बेसिकली बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस। वो जैसे बाजवा साहब की बार भी इनकॉम्पिटेंस हुई, उन्हें आके बैठना पड़ा लॉ मिनिस्ट्री में। ऐसे ही होता है। हाँ। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें पहले की नहीं होती तो हर बंदा कतराता है कि यार इसको कैसे लिखना है, क्या नहीं करना। फिर बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, लॉ वाले आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, फिर कंसल्टेशन होती है, कल को ये चैलेंज ना हो जाए, ये भी इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है, इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है। अभी जो चीज़ सामने आई है ना वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा सा इशारा किया है। मेरा सतूर ने इशारा, तो अब जाके समझ आई ओहो वो भी करना था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये इनकॉम्पिटेंस है, ये सोचना चाहिए था पहले कि जब आप कुछ तरमीम करने जाते हैं, कोई नए इदारे बनाते हैं, पुराने इदारे ख़त्म करते हैं, तो बहुत सी जगह पे उनका जिक्र आया होता है, आइन के अंदर भी, रूल्स के अंदर भी, लॉ के अंदर भी, वो हर जगह पे चेंज करना होता है। नहीं तो चैलेंज हो जाएगा और फिर वो आप भागते फिरेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, फिर ऑर्डिनेंस आएगा, फिर ये होगा, फिर वो गंद पड़ जाता है। तो आई थिंक इस दफ़ा दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड। मगर मैं ये होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये 28 तारीख की रात तक ये नोटिफिकेशंस जिसकी आप बात कर रहे हैं ये होना चाहिए था एंड समबडी शुड पे द प्राइस फॉर दिस। बड़ी शर्मिंदगी है बिकॉज अननेसेसरी ये एक डिबेट शुरू हो गई है, इंडियन मीडिया भी कूद गया इसके अंदर, वो भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े किसी तरीके के साथ नून लीग हुकूमत और ये जो हाइब्रिड अरेंजमेंट है और जो चीफ है उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश नहीं शुरू हो जाए। तो आई थिंक ऑल दिस वॉज अननेसेसरी, मगर ये हुआ है बट आई डोंट थिंक इसकी कोई खास अहमियत है। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि दे हैव सक्सीडेड इन क्रिएटिंग डिविजन्स, कोई डिवीजन। अच्छा, दाल में ज़्यादा काला इसलिए भी लग रहा कि जब 27वीं आईनी तरमीम आई चाहती थी तो वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क मौजूद थे और फिर उन्होंने कैबिनेट इजलास को वीडियो लिंक पे अप्रूव किया था उसके ड्राफ्ट को। तो अभी भी बट इसके लिए अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी वो बन रही हैं चीज़ें। अच्छा। जैसे ही वो हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको लगता है कितना और इंतज़ार? मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हो जाएगा। 1 आध दिन में हो जाएगा और उसके बाद से रावी सब चैन लिखेगा या बदमजगी इसकी तवालत इख्तियार कर सकती है, ये सरायत? हाँ, ये होना नहीं चाहिए था, इसको सही टाइम पे इसको करना चाहिए था। दे हैड द टाइम, हफ्ता था इनके पास। क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्ट्री वाले लोग? ठीक। क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब? सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी प्रॉब्लम्स बनेंगी।
अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं वो ये कि जो ये CDF का ओहदा है इसको किस हद तक एयरफोर्स या नेवी पे कमांड या कंट्रोल हासिल होगा, ये भी अभी तय किया जाना है? नहीं, दिस इज़ अ फोरम। जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ था, उसके पास तो 4-5 लोग वहाँ बैठते थे जी, और उसके अलावा एक छोटी सी सेक्रेटेरिएट थी और वो सिर्फ लूप में लिए जाते थे। फैसले वहाँ को खास नहीं होते थे, डिस्कशन छोटी मोटी हो जाती थी। अच्छा, ठीक है। और आर्मी चीफ इज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल। ये तो पूरी एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की अब बनाएंगे सेक्रेटेरिएट यहाँ, एंड दिस विल बिकम अ वेरी पावरफुल फोरम फॉर पॉलिसी। एंड आई थिंक इसीलिए तीनों लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, ऑल आर द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल फॉर लाइफ। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी न्यू। बाय द वे, इंडियन जो सोफिस्टिकेटेड मीडिया है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ऑलरेडी इसको दाद दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, यूनिफाइड कमांड बना रही है और दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, और ये फिर आगे ये होगा और इंडिया पीछे रह गया और ये हो गया और वो हो गया। वो तो इसको दाद दे रहे हैं और हमारे लोग यहाँ इसके ऊपर शक कर रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन वाइस चीफ का होना है या जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसके सरबराह का तयन भी CDF ने करना है। तो CDF पहले नोटिफाई होगी तो वो करेंगे ना। तो इसका मतलब अभी बहुत काम बाकी है। हाँ, काम छोटे मोटे बाकी है। मेरा ख्याल है वो उसमें ये भी फैसला हुआ कि फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब फैसला करेंगे कि उसका किसको लगाना है उसमें। वो उसकी फाइल जाएगी टू द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओके करेंगे। रिकमेंडेशन होगी आर्मी चीफ की। ठीक है। अच्छा सिट साहब, शबाशिर साहब गैर मुल्की दौरे पर, मतलब लंदन में तवील क़याम की वजह, उन्हें रिलैक्स करने देना यार, क्या हो गया? ये टाइम रिलैक्स करने का सिट साहब, इतने नाजुक दौर से गुजरा मुल्क एक बार फिर। कौन सा नाजुक दौर था ये? अब ये कोई नाजुक दौर नहीं है। देखें, जब आप बहुत ही पतली कमज़ोर रस्सी पे चल रहे हो तो आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। कौन सी पतली रोप? बारीक रस्सी। केड़ी बारीक रस्सी? ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, वो बताया सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के दो हिस्से हैं। हाँ। एक है सिविल मिलिट्री में सिविलियंस ऑल एंड मिलिट्री। ठीक। अब वो सिविलियंस ऑल के अंदर PTI कहीं और बैठी है, नून लीग कहीं और बैठी है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ने जफ्फी डाली हुई है नून लीग को, या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को जफ्फी डाली हुई है, और उनका मौक़िफ़ एक है रिगार्डिंग सिविल मिलिट्री, और नून लीग का मौक़िफ़ एक है रिगार्डिंग सिविल मिलिट्री, और PTI का तो मौक़िफ़ ही कुछ और है। तो उसको तो आउट कर देना अभी फॉर द टाइम। तो इस वक्त सिविल मिलिट्री का कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है तो वो हो सकता है PPP और नून लीग का इशू हो कोई, या PPP एंड मिलिट्री का कोई इशू हो, बट सिविल मिलिट्री का कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें, ये हो गई वजाहत। अब हम इंतज़ार करेंगे एक बार फिर जारी रखते हुए नोटिफिकेशन। हाँ, वी विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बट ये जल्दी होना चाहिए। ये आप जैसे लोग बैठे हुए हैं ये साजिश कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने के लिए। बल आप एक्चुअली आप तो नहीं बना रही, आप तो रेज कर रही है कि ये हो रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि तशकीक हमारे जहन में नहीं आती। ज़ाहिर है, हाँ बिल्कुल आती है। हम डसे हुए हैं। असल में जब भी ऐसे पहले होता था तो आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में भी तब जब हुआ तो तसल्लियाँ बहुत करवाई गई कि ऐसा कुछ नहीं है। हम एक पेज पे 3 इंटरव्यूज़ भी उन्होंने लेने का फैसला किया था उसको कवर करने के लिए। बहरहाल सेठी साहब ने हमारी तसल्ली करा दी है कि नोटिफिकेशन डिलेड इज नॉट नोटिफिकेशन डिनाइड। और शहबाज शरीफ साहब रिलैक्स कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, इससे ज़्यादा आप मत पूछिए। चले, ये तो अब आपकी चिड़िया ने आपको बताया होगा। और मियाँ साहब यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। हाँ, ये भी बड़ी है कि इसकी जमानत दी ये जा सकती है कि सारे नहीं बाहर गए। लंदन बैठे हुए हैं, भाई दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, साजिश कर रहे हैं। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इसी से आप समझ जाएं कि एक भाई अगर यहाँ एक वहाँ है तो जमानत के तौर पर एक को यहाँ रखवाया गया। नहीं रखवाया नहीं गया, जमानत के तौर पर क्या करती हो? अच्छा, I'm sorry. अच्छा, sorry. अब तुम भी ज्यादा ट्विटर के ऊपर। I'm sorry. अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जब आपने इंडियन मीडिया की बहुत बात की कि वहाँ इस मामले को कैसे उठाया जा रहा है, तो वहाँ एक और मामला जो शद्दोमत से उठाया जाता है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के हवाले से वहाँ का मीडिया जो भी चलाता रहा है खबरें, वो अपनी जगह पर हैं कि वो जल्दी पर तेल का काम करता है। लेकिन जब इमरान खान साहब की हमशीरा जाके वहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करेंगी तो इसको कैसे देखा जाएगा आपके ख्याल में? देखा तो बुरा गया ना यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। अच्छा, जहाँ भी मैं गया हूँ, जिससे भी मैंने बात की है, इवन PTI वाले, अच्छा, वो कहते हैं हाँ BBC पे करना चाहिए था, इधर क्यों जाके किया। कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहा। अच्छा, इवन PTI, बाकी लोग तो सारा वो कहेंगे यार दुश्मन, अभी वो जंग हुई है, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, वो हमें सिंध ले लेंगे, बलूचिस्तान ले लेंगे, KP में ये कर देंगे। वो तो ये लगे हुए करने के लिए, और कह रहे हैं अभी हम और करेंगे। और इस सूरत हाल में आप चले गए इंडियन मीडिया पे और वहाँ जाके यू आर पैंडरिंग टू दैट,
वो जिस किस्म की कंस्पिरेसी थेरीज है, आपका ख्याल है कि इंडिया कैन हेल्प इमरान खान, ये आप क्या समझते हैं कि इंडिया मीडिया की तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। और आप वहाँ जाके ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अपने इंटरव्यूज़ देने हैं तो अल जजीरा पे दें, CNN पे दें, इंडियन मीडिया पे जाके आपने व्हाई आर यू डूइंग, होल कंट्री वाज यूनाइटेड ऑन दिस वन इशू, तो अब क्यों व्हाई आर यू गोइंग एंड डूइंग दिस। इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है देयर इज अ कंसेंसस कि ये नहीं करना चाहिए था उनको। जी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एडिटेड वर्जन भी उसके चल रहे हैं। होंगे, बिल्कुल, वो चुन चुन की चीज़ें निकाली जाएंगी उसमें से, जो उनके खिलाफ है वो दिखाएंगे और जो उनके हक में है वो और चीज़ें दिखाएंगे। तो दिस इज, ये इसकी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, मैं समझता हूँ अगर हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। ठीक, और फ़ायदे नुकसान की जहाँ बात हुई तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात रहे हमेशा से, उसमें हमें फ़ायदे के बजाय नुकसानों के हमने कोशिश की मुतादिद मौके पर कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन वो हो ना पाया। अब इसहाक डार साहब बड़े अरसे के बाद उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें दो मुख्तलिफ मामलात उन्होंने डिस्कस किए, एक अफ़गानिस्तान का मामला और एक गाज़ा में जो हमारे फ़ोर्स में हमारा किरदार होगा स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स में। लेकिन उससे पहले मैं अफ़गानिस्तान के मामले की तरफ आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान का मसला ताकत से हल कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम भाई को घुस के मारें। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ऑपरेशन क्लीन अप करने वाले थे हम अफ़गानिस्तान में, बट कतर ने रोका। क्या कतर रेस्क्यू कर रहा है तालिबान को, TTP को? ये मैं सुन रहा हूँ, कुछ हमारे दोस्त, पता नहीं उनको ब्रीफिंग हुई है या क्या हुआ है, वो ये बात कर रहे हैं कि जी कतर जो है वो न्यूट्रल नहीं है, कतर जो है वो कोई नई गेम खेल रहा है, कतर ने हमें रोक दिया, कतर इस प्रो अफ़गानिस्तान। तो इस किस्म की कोई बातें वो अब चल रही हैं कि कतर ने हमारी सपोर्ट नहीं हमें किया। ये डार साहब के स्टेटमेंट से पहले ये मैं सुन रहा था, और आपने भी मेरे हाल पहले दिन मुझे पूछा तो मैंने कहा नहीं, कतर इस किस्म की गेम में कोई नहीं खेल रहा, वो इट इज़ जेन्युइनली न्यूट्रल। वो अपना रोल एक समझता है, उसका रोल है जो कि अफ़गानिस्तान में इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पास्ट, जब अमेरिकन विड्रॉल के ऊपर वो सारी नेगोशिएशंस कतर में हुई थी। जी। तो वो समझता है कि दे हैव अ रोल टू प्ले इन दिस रीजन। अच्छा। और फिर उन्होंने अब नया रोल अख्तियार कर लिया ऑन पैलेस्टाइन, ठीक है ना। तो वो तो अपने आप को, दे आर बिल्डिंग देमसेल्व्स अप एज अ न्यूट्रल कंट्री, जहां आप आके जो सबको इकट्ठा कर लेते हैं, सो ऑन सो। और अब उसके अंदर टर्की भी इन्वॉल्व हो गया, साथ साथ टर्की भी तो चाहता ना कि दे शुड बी आल्सो सी बिग कंट्री जो मीडिएट करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनकी भी हैसियत बनती है ना कि भी हमने तो, कतर का नाम तो अब हर बच्चे को पता है, कतर कतर कतर। पहले किसको पता था कि कतर क्या है? तो अब कतर की बात हो रही है, तो कतर भी अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे लाना चाह रहा है। अच्छा। तो उस सिलसिले में दे वांट टू बी द मीडिएटर, द न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, ठीक। तो अब ये उन्होंने फिर यहाँ कतर में ये बातें शुरू हुई। अच्छा। उनका सारा जो एजेंडा था वो डिरेल हो गया जब इजराइल ने आके हमला किया पैलेस्टाइन के नेगोशिएटर्स के ऊपर, हमास के लोगों पे। इसीलिए वहाँ बहुत गुस्सा था कि यार ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, हमने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बनाया अपने लिए, और आपने आके ये क्या कर दिए, तबाह कर दिए, यू रूइंड इट। दे वेरी अपसेट एंड दे सेड सो टू ट्रम्प। तो इसीलिए फिर माफ़ी मांगी नेतन्याहू ने, आके ट्रम्प ने कहा माफ़ी मांगो, फोन कॉल पे। हाँ, और वो खबर बनी, तो खबर बननी थी ना, और दिखाया गया कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इट इज़ उस तरीके से कतर इज़ वेरी जेलस कि हमारी जो रोल है उसको अंडरमाइन ना किया जाए, और वो रोल यही है कि किसी तरीके के साथ अमन हो जाए। अच्छा। और उसके अंदर हमारा हाथ हो, हमने इकट्ठा किया। अब हुआ ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रहे थे कतर में, वो ब्रोक डाउन, वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हम उठ के आ गए वापस जी। फिर ये हुआ कि इन्होंने फिर बुला लिया कि नहीं वापस आए। कतर ने और तुर्की ने फिर एक नई अटेम्प्ट की, जिसमें टर्की ने कहा कि वो कतर वाली बात तो ख़त्म हो गई, वहाँ तो सब लड़ाई झगड़े हो गए, इन्होंने टर्की बुला लिया। हाँ, एक दफा साढ़े को भी आ जाओ, हम भी ट्राई कर लें। उन्होंने अपने बड़े हैवी वेट्स बैठा दिए, फॉरेन मिनिस्टर चीफ सब बैठा दिए कि इन दोनों को समझाया जाए। तालिबान नहीं मानते, वो रिटर्न में नहीं मानते। वैसे तो ख्वाजा आसिफ ने कहा ज़बानी तो मान गए थे, रिटर्न में नहीं दे रहे। रिटर्न की बात नहीं है, वो ये नहीं मान रहे कि वो रोकेंगे इन अटैक्स को। जो इशू ये बना हुआ है रिटर्न और नॉन रिटर्न, इशू ये है कि भाई आप रोके उनको। अच्छा। तब वो जो टीटीपी वाले टीटीपी को रोके, अच्छा। हमारी मदद करें, हमें बताएं अगर आप नहीं कर सकते, ये एक्शन नहीं लेना चाहते, हमें बताएं, हम करते हैं। मगर जब हम करते हैं तो फिर आप हमें तो कुछ ना कहें ना, आप हमारी हेल्प करें, बिकॉज दे आर डेंजरस एंड दे आर एंटी पाकिस्तान एंड वो सारे दे आर ऑल टेररिस्ट। हम हमें आप क्यों अपने खिलाफ कर रहे हैं? सो दैट इज़ द इशू। वो ये कमिटमेंट नहीं देते
वो आगे से कहते हैं हम कैसे करें। वो कह रहे हैं कि टीटीपी तो आपका मसला है, आपके पास है टीटीपी के लोग, वो आपके पास है, हम सर कहते हैं जमीन जो है पे। उनको हम कर लेंगे ना। हाँ। जो आपके पास है उसका तो आप करें, ये हमें करने दें। हाँ तो वो ये नहीं, वो जब आप करते हैं तो कोई शोर डाल देते हैं और खुद करते नहीं हैं, और ना ही कोई कमिटमेंट करते हैं कि हम करेंगे। ऊपर से इंडिया के साथ जाके तल्लुकात बना लिए, हाँ। ठीक है जी, और आपके साथ और तल्लुकात बिगड़ गए आपके। तो तालिबान इज़ नॉट रीजनेबल। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, उनसे आप जैसे कहते हैं ना रैशनल थिंकिंग, सेल्फ इंटरेस्ट, वो जिस तरीके से रियासतें एस्टैब्लिश स्टेट्स सोचती हैं वो उस तरीके से नहीं सोचते। अच्छा। दे आर नॉट अ स्टेट इन दैट सेंस, दे आर स्टिल अ रैगेड ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने पावर सीज कर ली है। वो तो अभी अपने मुल्क ही नहीं चला सकते, उनको तो पता ही नहीं है क्या क्या नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इशू ये बना हुआ है। अब डार साहब ने ये कहा कि हम तो तैयार थे एक्शन लेने के लिए, और फिर हमें कतर ने रोका जी, और कहा नहीं अभी ठहर जाए। तो हमने कतर की बात मान ली, अच्छा और हमने फिर एक्शन रोक दिया, नहीं तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार थे। ये वो कह रहे हैं जी। अब कतर को फिर एक मौका दिया गया कि अच्छा आप समझते हैं आप कर लेंगे कुछ, चले कर ले, ठीक। मगर वो होना नहीं कतर से। अब मगर इससे ये मतलब नहीं है कि कतर कोई कंस्पिरेसी कर रहा है आपके खिलाफ, या कतर आपके खिलाफ है, ये कुछ चल या नहीं है। प्रोटेक्ट कर रहा है हाँ, अफगान तालिबान को या अफगान- गवर्नमेंट को, हाँ, जिसको वो नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, वो अपनी हैसियत जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे वांट टू बी द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी विद डिस्प्यूट्स इज ब्रॉट देयर। एंड एक ज़माने में स्विट्जरलैंड होता था, अच्छा। स्विट्जरलैंड न्यूट्रल कंट्री थी, जिनेवा, अभी भी स्विट्जरलैंड इज नॉट इन नेटो। वो अभी भी कहते हैं, वर्ल्ड वॉर के दौरान भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वो न्यूट्रल थे, और अभी वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हम किसी नेटो शोटो का हिस्सा नहीं है। ठीक। सो द ओनली कंट्री दैट इज जेन्युइनली न्यूट्रल। अब कतर वांट्स टू क्रिएट दैट कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर वी आर द न्यूट्रल कंट्री। अच्छा, वो फहमत का चेहरा। हाँ, तो इसलिए आई थिंक बिकॉज कतर ने इसीलिए अल जजीरा प्लेटफॉर्म बनाया था। अच्छा। आपका किसी को ये याद नहीं है कि अल जजीरा क्यों बना? अल जजीरा सारी फंडिंग कतर गवर्नमेंट करती है। अल जजीरा के अंदर बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वो लेके आए हुए यूके यूएसए से, ये पाकिस्तान से भी लोग गए हैं। तो कतर इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी इन थिंकिंग, इन एनालाइजिंग एंड इन पुटिंग प्लेटफॉर्म्स टुगेदर। ये एक, जैसे कतर ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जो है हाँ, वो हम करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ। वो अगेन दे वांट टू क्रिएट दिस कि जी ग्लोबल भी ये एक छोटी सी जगह है, दुबई इज नॉट द ओनली प्लेस, यस, हम भी हैं, अट्रैक्शन, हाँ, हाँ, अनदर हम भी हैं। अट्रैक्शन। अच्छा, तो अब उस सिलसिले में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे थे जी। फिजिकल, अब वो बना रहे हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेगोशिएशंस, फलाना ढिंगड़ा, हाउसेस, होटल्स, ये वो, ताकि यहाँ आगे से कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, वहाँ ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस वो लाएंगे यहाँ। तो अगर ये अफगानिस्तान के ऊपर वो फेल हो जाते हैं तो इट्स दाग लग जाता है ना उनके ऊपर, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं इन कन्विंसिंग दी अफगान एंड पाकिस्तानीज की लड़ाई झगड़े ना करें, हमें एक मौका और दें, ठहर जाएं, तो ज़ाहिर है इट्स इन देयर इंटरेस्ट। मैं नहीं समझता कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि कतर हमारे खिलाफ है, एक्चुअली डार साहब ने ये कहा है उन्होंने हमें रोका, वरना हम ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे थे। तो क्या अभी भी किसी स्टेज पे ऑपरेशन क्लीन अप हो सकता है? बिल्कुल होगा। आपने ये प्रिडिक्ट भी किया था कि कार्रवाइयाँ होंगी लेकिन तस्लीम नहीं की जाएंगी, एतराफ़ नहीं किया जाएगा, और उधर से कहा जाएगा कि हम जवाब देंगे। हाँ, तो अभी तो ये तक होगा, तो हो रहा है, ये अभी हो नहीं रहा, रुका हुआ है। हाँ। होगा। स्ट्राइक्स हुई थी लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अब कहा रुक हमने गई ना, नहीं बिकॉज की। मुज़ाकरात शुरू हो जी, गए थे। हाँ। अब फिर से रिस्टोर होनी थी, जब मुज़ाकरात फेल हो गए तो अब शुरू होने वाली थी। डार साहब ये कह रहे हैं कि कतर के कहने के ऊपर हमने वो रोक दिया, मगर साथ इशारा यही कर दिया कि कब तक ये चलेगा। हम अगर भारत को मज़ा चखा सकते हैं तो अफगानिस्तान को भी बता सकते मज़ा हैं। तो खाने वाली बात नहीं, कोई सबक से खाने वाला इस रीजन में नहीं है। तालिबान के साथ जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। ये एयर स्ट्राइक्स के साथ आप नहीं ख़त्म कर सकते। अमेरिका 20 साल लगा रहा है वहाँ विद एवरीथिंग एट इट्स कमांड, वो ये 50,000 लोगों को कुछ नहीं कर सका। ये इसका तरीका यही होता है कि फर्स्ट जो अमेरिका ने कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हुए। क्यों, क्या कोशिश की, क्यों नहीं कामयाब हुए, वो भी बता देता हूँ आपको। वापस आके ना बता दें। चलिए आप ले लें ब्रेक, फिर इसके बाद लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड पे आप ले गए हैं। अमेरिका क्यों कामयाब नहीं हो सका, और पाकिस्तान अगर ऐसी एफर्ट करता है तो क्यों नहीं वो कामयाब हो पाएगा अफगानिस्तान को समझाने में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, आपने कहा कि अमेरिका क्यों कामयाब नहीं हो सका और पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? अमेरिका की फ़लसफ़ा ये था कि तालिबान को डिग्रेड किया जाए,
कमज़ोर किया जाए मार के, फिर ये नेगोशिएशन पे आएंगे और हमें अच्छी डील मिल जाएगी। अच्छा। अमेरिका इनको डिग्रेड नहीं कर सका, जो उनका मकसद था। लगा रहा वो डिग्रेड नहीं कर सका। क्यों? कि उन्हें पनाह मिली हुई थी पाकिस्तान में। अच्छा। सीधी सी बात है। अच्छा। मुझे लगा वो गोरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे इसलिए। नहीं, पनाह यहाँ मिली हुई थी, यहाँ से जाते थे कर आते थे। जैसे आज TTP को पनाह मिली हुई है अफगानिस्तान में। तो आप जाएं, बमबारी करें, जो मर्जी कर लें, अच्छा। इट्स नॉट इनफ। आप डिग्रेड नहीं कर सकेंगे जब तक उनको वहाँ से निकाला नहीं जाएगा और ऐसी जगह पे लाया जाएगा जहाँ वो डिग्रेड हो सके। तो यही तो हम अफगान हुकूमत को कह रहे हैं, तालिबान को, कि आप मेहरबानी करें, हमें, अगर आप खुद नहीं उनको डिग्रेड कर सकते तो हमें इजाज़त दें, हम करते हैं। और आप चुप करके बैठें, हमारी हेल्प करें, इंफॉर्मेशन दें, इंटेलिजेंस दें, वो नहीं दे रहे। अच्छा। सो दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल टेबल्स वही हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो तालिबान को प्रोटेक्ट कर रही है, TTP को, जैसे हम प्रोटेक्ट कर रहे थे TTA को जब वो अमेरिका उनके खिलाफ का वहाँ उनकी हुकूमत। तो इट्स द सेम थिंग। तो इसलिए वो भी नहीं कामयाब हुए, आप भी नहीं होंगे। इसलिए आपको कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। अब वो क्या तरीका है? और वो हमेशा तरीका यही होता है कि यू हैव टू टॉक एंड फाइट, टॉक एंड फाइट। और फ़र्क ये है कि आप जब वो लोग यहाँ छुपे हुए थे और यहाँ पनाह ली हुई थी और घुसपैठिए थे और उनको यहाँ अमेरिकन आके यहाँ बमबारी नहीं कर सकते थे, यू नीड टू गेट टू कन्विंस द तालिबान। इंटरनेशनल प्रेशर लेके आए। अभी तो भी उनके ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है। चाइना ने भी प्रेशर नहीं डाला, अमेरिका ने भी प्रेशर नहीं डाला, रूस ने भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला। अब वो समझते हैं गली कोई नहीं, पाकिस्तान ही है ना, अब तो इंडिया के साथ बन गए, हम इधर से कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये वो कर लेंगे। तो यू नीड टू ब्रिंग दी रीजनल प्लेयर्स कि वो आके तालिबान के ऊपर, जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर डालें कि दिस इज, सारी रीजन को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। और फिर सब यूनाइटेड फ्रंट के तहत उनको समझाया जाए कि ये जो सारे घुसपैठी हैं वहाँ, सिर्फ TTP नहीं है, वहाँ और भी ग्रुप्स हैं जिसका जिक्र हम करते रहते हैं। चाइना के खिलाफ ग्रुप्स बैठे हुए हैं, रूस के खिलाफ ग्रुप्स बैठे हुए हैं, ताजिकिस्तान में अभी इंसिडेंट हुआ। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो दे ऑल, ये प्लेटफॉर्म जो है, या SCO का प्लेटफॉर्म ले लें या कोई और प्लेटफॉर्म बनाएं, ये सिर्फ कतर में बैठ के और टर्की और कतर बैठ के बैठा रहे, ऐसे नहीं होगा ये। क्योंकि तालिबान के कोई डायरेक्ट, जैसे कहते हैं ना, लिमिटेशंस नहीं है रिगार्डिंग कतर। कतर उनको क्या देता लेता है? कुछ भी नहीं, ना उनका नेबर है ना ये। इसलिए टर्की वो दूर बैठा हुआ, टर्की के क्या है? तो दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर चाइना, रशिया एंड अमेरिका। एंड सेंट्रल एशिया की जो सारी रिपब्लिक्स हैं, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, उज़्बेकिस्तान वगैरह, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर आल्सो। उनके खिलाफ भी ग्रुप्स वहाँ बैठे हुए हैं जो कि ट्रबल मेक करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर द प्लेटफॉर्म शुड बी। एंड आई थिंक कंसर्टेड किस्म की ब्लॉकेड अगर कोई हो, प्लान्स बने, कोई एक पॉलिसी सारे अख्तियार करें कि यह दिस हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ डेंजरस प्लेस फॉर एवरीबडी। इसलिए आई थिंक the Qatar platform is not going to work. लेकिन अमेरिका में जो नेशनल गार्ड्स पे फायरिंग का वाक़या हुआ, एक अफ़गानी शहरी जो अरेस्ट हुआ और ज़ख्मी हालत में, उस वाक़े को ले लें, या चाइनीज़ जो इंजीनियर्स उधर मारे गए ताजिकिस्तान में, उसके बाद से हमने दोनों ममालिक की तरफ से कोई सख्त रद्द-ए-अमल अफ़गानिस्तान के हवाले से नहीं देखा। तो क्या पाकिस्तान उसको पाकिस्तान बिल्कुल कोशिश कर रहा है इसको हाईलाइट करने की। देखिए ना, वो दो बयानियाँ आ रहे हैं, ये जो अमेरिका में जो वाक़या हुआ जी, नेशनल गार्ड्स पे। एक बयानिया अमेरिका में आ रहा है कि ये बंदा अमेरिकन फोर्सेस का था और अफगानिस्तान में उनकी हेल्प करता था, इसको अमेरिका ने एक्सट्रैक्ट किया, वादा किया, इसकी फैमिली को सेटल किया एज रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। ये वहाँ रह जाता था, तालिबान ने इनको मार देना था। वो लोग जो रह भी गए थे, तालिबान ने उनको मारा, ठीक है। जो तो उस हद तक तो बयानिया था। अब जो वहाँ से बयानिया ये आया कि ये लोग मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गए हैं बहुत सारे, उन्होंने अपने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, अमेरिका तो उठ के चला गया, इनको जिला वतन होना पड़ा। ये अब मिस करते हैं अपने रिश्तेदार, अपनी ट्राइब, अपनी कबाइल, अपने सारा कुछ। अब अमेरिका में आ गए हैं, वो कह रहा है मेरे 4 बच्चे हैं जी, मेरे से मुश्किल होगी ज़िंदगी, आप लोग मुझे भूल गए हैं, मुझे अब क्या जगह पे बैठा दिया, एक जगह पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और ना मेरे पास ये है ना मेरे पास वो है। वो अब मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इस तरीके से मैं समझता हूँ उनको अभी एहसास हुआ इस बात का, जो होना चाहिए था पहले, मॉनिटर करना चाहिए था इन लोगों को कि बहुत से मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे लोग। बाय द वे, अमेरिकन सोल्जर्स जिन्होंने वियतनाम के अंदर
कैम्बोडिया के अंदर, लाओस के अंदर, जो कि हिस्सा लिया था ऑन द बॉम्बिंग कैंपेन्स एंड ऑन द क्लीन अप ऑपरेशंस, बहुत से लोग वापस आए, दे वर मेंटली अनफिट फॉर एवरीडे लाइफ। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी थी कि वो भूल नहीं सकते थे, उन्हें नाइटमेयर्स आते थे जी, और उनको दे हैड टू बी ट्रीटेड साइकोलॉजिकली जी, तो इट्स नॉर्मल। तो ये होता है इन वॉर सिचुएशंस के बाद, जो लोग वॉर सर्वाइव करके आते हैं दे आर मेंटली अनहिंज्ड इन मेनी वेज। बहुत सी चीज़ें देखी होती है ना, जी, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट दोस, वो नाइटमेयर्स आते हैं। तो ये लोग भी बेचारे वो लोग हैं जो कि अब दे बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर ओन कंट्री, और जहाँ वो लेके गए हैं वहाँ उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा। तो वहाँ ये बयानिया आ रहा है। हमने यहाँ से, हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक नया बयानिया बनाया जी, सोचा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अमेरिका को कहा जाए सारा ही अफगानिस्तान टेररिस्ट, और इसके बारे में लिखा फिर एनालिस्ट ने कि इट्स टू अर्ली, सारे टेररिस्ट हैं, पकड़ो इनको, ठीक करो, क्योंकि हमें तकलीफ हो रही है। हाँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट प्ले कर रहे हैं हम। हाँ, हम प्ले कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मेंटली सेंट्रली ये सारे अफगान जो ऐसे है होते ना, हैं। ये हमने भी निकाल दिए यहाँ से। हमने एक हवाले भी तो किया जिसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारी तारीफ की, एबिगेट अटैक में जो शरीक थे उस जमाने में भी वो तो हमने पुरानी अफगानिस्तान बात से है किया, ना, हाँ। लेकिन ऐसे ही यानी अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ पाकिस्तान करार दे वो था ना, वो तो यही थे ना जो आज हुकूमत में है। जी, वहाँ हुकूमत में वो उस वक्त दे वर द टेररिस्ट। हाँ, लेकिन सिटी साहब अमेरिकी मौक़िफ़ क्यों अफगानिस्तान के हवाले से हम थोड़ा ठंडा देख रहे हैं? बगराम एयरबेस की एक वक्त में बात कर रहे थे, वेपन्स की वापसी की प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा अमेरिका लगता है फंसा हुआ है आयशा। अफगानिस्तान इज नॉट अप ऑन देयर टॉप मोस्ट लिस्ट। ऑन देयर टॉप मोस्ट लिस्ट इज चाइना, रशिया, यूक्रेन, नेटो, ठीक, ट्रेड नेगोशिएशंस, Yes. ये सारी चीज़ें ऑन टॉप ऑफ हिम। अफगानिस्तान इज मार्जिनल राइट नाउ। अच्छा, इसीलिए उन्होंने परस्यू नहीं किया इन बहुत सी हाँ, लेकिन चीज़ों को। बगराम तो चाइना के पर्सपेक्टिव से ये अहम था ना, बगराम एयरबेस अगर लेते हैं हाँ, मगर वो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, अभी मिलना भी नहीं है ना इतना आसानी के साथ। तो चाइना का पर्सपेक्टिव इज रियली ऑन द साउथ चाइना सी एंड इन दैट एरिया, नॉट इन दिस एरिया सो मच। अच्छा, हाँ, दिस एरिया इज बेसिकली चाइना रशिया एरिया, दिस इज नॉट अमेरिका एरिया। अमेरिका यहाँ से चला गया है, तो अमेरिका अब यहाँ वापस आना बड़ा मुश्किल है उसका। जिस अंदाज में गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितनी तनकीद की जो बाइडन पे, उसके बाद तो मुश्किल है यहाँ वापसी। अच्छा सिट साहब, इससे पहले कि मैं चाइना के मामले की तरफ चलूँ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना क्या कुक कर रहा है, मुझे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन इसहाक डार साहब प्रेसर वो ये थी कि स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गाज़ा जाएगी उसका जो काम है वो अमन कायम रखना है, अमन का निफाज नहीं है, यानी हम डिसआर्म नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली सही। तो उसके TORs के हवाले से अब तक अभाम क्यों है? इसलिए बिकॉज इसराइल की कंडीशन ही ये है कि जो भी फोर्स होगी यहाँ, उसका काम ये है, मकसद ये है कि हमास को ख़त्म करना और डिसआर्म करना। ये इसराइल की कंडीशन है। अच्छा, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त जब बातें हो रही थी कि ये फोर्स होगी, ये होगा, सब ने जल्दी जल्दी हाँ 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 हम करेंगे करेंगे। अब जाके समझ आई है कि हम इस दलदल में कहाँ जा रहे हैं। अब ये सारे इंडोनेशिया भी पीछे हट रहा है, पाकिस्तान भी पीछे हट रहा है, और भी लोग पीछे हटेंगे कि हम हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे अगेंस्ट पैलेस्टीनियन जी, तंजीम, ये तो हाँ। और ये है कि हम पीस कीपिंग करेंगे। पीस कीपिंग का ये है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वहाँ जाके छुड़ाएंगे, ये नहीं कि हम सुलह-सफाई हमास को कराएंगे। डिसआर्म करेंगे। हाँ। इसराइल तो यही चाहता है ना, उसका तो मकसद ही है। डोंट फॉरगेट, इसराइल की कंडीशन है ये जी, कि यू हैव टू डिसआर्म, हमास को डिसआर्म करना और निकालना है यहाँ मसल्ला से। करना है और हाँ। और ये अब फड्डा पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इसराइल कहेगा हमने पहले कहा था ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ ड्रामा है हमारे साथ। और इसराइल किसी न किसी स्टेज पे ये सारी जो सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसका आइडिया भी उड़ जाएगा, आप देखिएगा। ये नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है ये, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। द इजरायलीज विल नॉट अलाउ इट टू वर्क। ठीक है, यही दिखाई देता है कि सीज़ फायर के बाद से भी जो इसराइली कार्रवाइयाँ हैं वो वहाँ जारी हैं, धड़ल्ले से जारी है, और जानी नुकसान अच्छा खासा हो चुका है। इसका मतलब है कि इसराइल बता रहा है कि वो इस तरह के मुआहदों को कितनी अहमियत देता है। अच्छा, ये है मामला अफ़गानिस्तान और गज़ा का। अब हम मुल्क वापस आते हैं पाकिस्तान में। तब्दीली की हवाएं पहले तो बलूचिस्तान से चला करती थी, लेकिन आज जो आ रहा है झक्कड़ वो पेशावर से आ रहा है, KP से, जहां गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी तो कह रहे हैं कि वो नहीं तब्दील हो रहे और ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही गवर्नर राज लगाया जा रहा है। लेकिन मीडिया में 5 नाम गर्दिश करना शुरू हो गए हैं। गवर्नर तब्दील हो रहे हैं या गवर्नर राज लग रहा है? नहीं, गवर्नर राज का बात तो काफ़ी अरसे से चल रही है जी, मगर यही फैसला हुआ था, जहाँ होते हैं ऐसे फैसले, कि उसके साथ मामले और ख़राब ना हो जाएं। अच्छा, क्योंकि देखिए जिस किस्म की सिचुएशन है वहाँ, काफ़ी एग्रेसिव हुई हुई है वहाँ की हुकूमत। तो अगर आप वहाँ कोई गवर्नर राज लाते हैं तो फिर तो वो सड़कों पे आ जाएंगे।
और मसला बन जाएगा बहुत सीरियस, और चैलेंज भी हो जाएगा अदालतों में। अच्छा। और गवर्नर राज लाने के लिए लोकल प्रोविंशियल असेंबली की भी इजाज़त लेनी पड़ती है। ऐसी चीज़ ना करें जो कि बिल्कुल आउटलैंडिश है कॉन्स्टिट्यूशनली। आपका ख्याल है आपकी गवर्नमेंट वहाँ इजाज़त देगी कि आप गवर्नर्स रूल लगाएं यहाँ? अब तो अमेंड हो गया ना 18th अमेंडमेंट में, अब गवर्नर रूल लगाना इतना आसान नहीं रहा। लगा सकते हैं मगर इतना आसान नहीं रहा, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि गवर्नर रूल के साथ कोई मसला हल होगा। मसला हल होगा जब आप पीटीआई के साथ वहाँ कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे। अच्छा। और वो अभी होने को नहीं है। तो अब क्या मसला है फिर? अगर गवर्नर रूल चलता नहीं है तो फिर ये क्यों अब रूमर्स अभी भी चल रहे हैं कि गवर्नर चेंज हो रहा है? ठीक है ना। मेरा ख्याल है इसमें कुछ सदाकत है। उसका ताल्लुक केपी की सिचुएशन के साथ थोड़ा सा है, मगर ज़्यादा ताल्लुक उसका ये है कि ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का तावन नहीं मिल रहा इनको पूरा ऑन वेरियस इश्यूज़। पानी की बात हुई, एनएफसी अवार्ड चल रहा है, 18 अमेंडमेंट की बात, 18 अमेंडमेंट, वह आगे भी छोटी छोटी चीज़ें, बिलावल की प्राइम मिनिस्टरशिप, फलाना, ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये भी कि जी वो गवर्नर करप्शन बड़ी है सिंध में, पंजाब में नहीं है इतनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और केपी में भी बड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन सिंध की ठीक नहीं है, वहाँ कराची वर्सेस रूरल सिंध के इश्यूज चल रहे हैं, एमक्यूएम अनहैप्पी है, पूरी एक कंस्टिट्यूंसी खुश नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वहाँ थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है उधर उधर। अच्छा। नून लीग की कोई इशू नहीं है इतना, इशू उधर और इधर है। तो अब मेरा ख्याल है ये जो कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो तबसरे आ रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ उनके साथ कि वहाँ कोई मुका हुआ है। भाई लोगों ने कहा कि यार फिर तुसी हट जाओ। अच्छा। केपी तुम अब आसिफ ज़रदारी को, अच्छा, हमें अपना गवर्नर लगाने देने दो। ओके। तो आपका गवर्नर उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से हम चाहते हैं वो करे। अच्छा। विज़ पीटीआई, विज़ पीटीआई एंड टेररिज्म एंड द एस्टैब्लिशमेंट्स पॉलिसी फॉर दैट रीजन। ऑलराइट। उसमें नून का कोई रोल नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल है ना यार, सिक्योरिटी का रोल है। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है कुंडी साहब जो है वो इज़ अ पॉलिटिकल पर्सन, वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिसके साथ पीपल्स पार्टी को नुकसान हो, बिकॉज वो पॉलिटिकल है ना। आप कोई ऐसे एक्शन लेते हैं कि वो आपके ऊपर आ जाता है सारा कुछ जी। तो आई थिंक व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज कि चेंज। पीपल्स पार्टी ने ये डील कर ली है कि आज़ाद कश्मीर दे दो तो केपी ले लो। अच्छा, ओके, नाइस फार्मूला। सो इसके बाद तो ये आज़ाद कश्मीर मिल गया। अब नाम आने शुरू हो गए कि अब कौन आएगा। हाँ, अमीर हैदर होती साहब का नाम है, आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम है, परवेज़ खटक साहब का नाम भी तो इन तीनों में से अगर और किसी की कोई चांस है तो वो खटक साहब की है, बाकी दो की कोई चांस नहीं। खटक साहब अटक सकते हैं। ओके। और भी तो है ना। हाँ जी, वो साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। खालिद तो जाहिर है वो ज़्यादा खटक साहब वो खुश रखेंगे फौज को, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी पॉलिटिशियन है ना। तो मेरा ख्याल है द एस्टैब्लिशमेंट विल बी हैप्पी विद द जनरल। ऑलराइट, बट खटक साहब एग्रेसिव हैं कुंडी साहब के निस्बत। हाँ, तो और वो कुंडी साहब की कुंडी सियासत भी खड़क जानते हैं ना अच्छी। जी जी, हाँ, दाव पेच जानते हैं। ही नोज तोड़ना मोड़ना, ही विल बी वेरी गुड, बट आई थिंक चॉइस विल बी बिटवीन खटक एंड जनरल। चलें, इसका मतलब है कि कोई मूव केपी में होने जा रही है, कंफर्म। आई थिंक सो। चलें, ठीक है साहब। अलबत्ता एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें शिरकत का इरादा रखते हैं, उन्होंने ये जाहिर कर दिया है। तो अगला मूव जो है वो केपी में कौन करने जा रहा है ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जारी है आज की बात सेठी के साथ, और अब सेठी साहब आपके सामने एक बड़े पर्सपेक्टिव का, जिसका तारीख से भी ताल्लुक़ है, उससे मुतालिक एक बड़ा सवाल। अरुणाचल प्रदेश, उसमें हुआ एक वाक़या जिसने इंडियन मीडिया को आग बगूला कर दिया और उन्होंने ट्रांसमिशन शुरू कर दी। एक प्रेमा वांगजॉम थी, यूके बेस्ड इंडियन नेशनल हैं। ये जब ट्रांजिट करी थी यूके से जापान, तो उन्हें शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कहा गया कि 18 घंटे तक रिपोर्टेडली इंडियन मीडिया के मुताबिक उनको हैरास किया गया, जबकि चाइना उस पर अपना मौक़िफ़ रखता है। और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ नाम भी 2022 में रख दिए थे। वहाँ एक ड्यूरेंट लाइन की तर्ज पर एक लाइन है जिसको इंडिया ऑफिशियल बॉर्डर समझता है, चाइना ऐसा नहीं समझता। मतलब जैसे ड्यूरेंट लाइन है वैसे मकमोहन लाइन है। मकमोहन लाइन है, यू आर वेरी राइट। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ताज़ा इंसिडेंट है इसने इंडिया को क्यों ट्रिगर किया और इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, ये मसला कोई नया नहीं है, ये पुराना मसला है चाइना का और इंडिया का, अगेन डिवीज़न ऑफ लैंड बॉर्डर्स। जैसे ड्यूरेंट लाइन क्रिएट की थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड
पाकिस्तान, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। जी इसी तरीके के साथ उन्होंने चाइना और इंडिया के दरमियान तिब्बत के इशू के ऊपर जी एक मकमोहन लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, ये कन्वेंशन हुई थी, उसका नाम है सिमला कन्वेंशन जी जी 1914 में। जी तो उसमें ये फैसला हुआ कि ये मकमोहन लाइन होगी ब्रिटिश एज द बॉर्डर। जी अच्छा, वो तिब्बत उस वक्त उसकी कोई हैसियत ये थी कि इट वॉज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। चाइना क्लेम करता था मगर वो अभी कब्जा नहीं था उसके ऊपर, और इंडिया जो था वो कहता था कि चाइना का हिस्सा नहीं है, इट्स इंडिपेंडेंट। अच्छा अब वो चाइना ने आफ्टर द रेवोल्यूशन फौजें भेज के तिब्बत को हड़प कर चाइना लिया। का हिस्सा बना दिया। उन्होंने कहा ये हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा था। जी ये ब्रिटिश ने आगे ये गड़बड़ की और तिब्बत को ये हैसियत देनी शुरू कर दी। और जैसे ब्रिटिश ने बहुत सी जगह पे गड़बड़ की जी। थी, उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने कितनी जगह के अंदर मसले छोड़ गए हैं इस किस्म के बना के। वो उन्होंने अपनी राज को कन्वीनियंस के लिए किए थे, जी। मगर जब चले गए तो वो गले पड़े हुए हैं, हर वहाँ के जो लोग हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़े हैं। एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल। ठीक, अच्छा, तो अब तिब्बत के ऊपर इशू बना। अच्छा, उसके साथ फिर जाहिर है वो पूरा एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है हिमालयस का। अच्छा, अब ये अरुणाचल जो है ये चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा ही टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि ये तिब्बत की टेरिटरी होती थी। तो जब तिब्बत को उन्होंने सीज किया तो ये इस तरफ है, नीचे है जी। तो ये उन्होंने कहा कि इंडिया ने ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है, नाम रखा हुआ था अपना। तो चाइना इधर आया नहीं, फिर अच्छा। उसने उधर ही छोड़ दिया, मगर क्लेम अपना रखा कि ये हमारा तिब्बत का हिस्सा है, तो इसलिए हमने तिब्बत ले लिया। तिब्बत इज नाउ पार्ट ऑफ ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना, बट इज पार्ट ऑफ चाइना, तो ये भी हमारा है। अच्छा। इंडिया नहीं मानता, तो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है वहाँ ऑन द मैकमोहन लाइन। ओके। मैकमोहन लाइन उसके नीचे है अरुणाचल, उसके ऊपर है तिब्बत एंड चाइना। ओके। अच्छा, तो ये तिब्बत के ऊपर भी बड़े मसले रहे हैं। दो तिब्बत के अंदर भी वो दलाई लामा का इशू रहा है, आपको पता है जी। चाइना के खिलाफ जब से ये महाज इंडिया का और ग्लोबल पावर्स का, तो उन्होंने तिब्बत को उकसाया है और दलाई लामा को एज द ग्रेट लीडर ऑफ तिब्बत। और दलाई लामा का एक ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ वो मुश्तरका तौर पे दलाई लामा बनता था, जिसके चाइनीज़ अथॉरिटीज़ भी उसके अंदर इनपुट देती थी कि ऐसे बंदे को बनाना है जो हमारे खिलाफ ना हो, एंड सो ऑन। वो स्पिरिचुअल लीडर है जी। तो हुआ ये कि उस वक्त का जो दलाई लामा था ये उठ के इंडिया भाग आया जी। उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं वहाँ, वो अब नया दलाई लामा बनना है, बिकॉज ये बूढ़ा हो गया, ये फारग होने वाला है। अब उसके ऊपर इशू बना हुआ है। चाइना कहता है जो भी नया दलाई लामा बनेगा हमारी अप्रूवल के साथ बनेगा, और इंडिया और वेस्टर्न पावर्स कहते हैं नहीं, ये दलाई लामा जो इंडिया में बैठा हुआ है इस वक्त एग्जाइल में, ये फैसला करेगा कि वहाँ नया दलाई लामा कौन बनना है। अच्छा। तो ये एक और इशू चल रहा है वहाँ ऑन द क्वेश्चन ऑफ हु इज द दलाई लामा ऑफ तिब्बत। अच्छा, तो टेंशंस तो हैं, बॉर्डर इशू एंड देन द होल इशू ऑफ तिब्बत एंड और फिर ऊपर से अब जो बात पानी की बात शुरू हो गई है, ये जो डैम की बन रहा है या बनाना चाहता है या धमकी दे रहा है चाइना, इट्स इन तिब्बत। तो इंडिया को तो और भी तकलीफ हो रही है कि ये अगर हम पाकिस्तान के साथ कुछ करेंगे तो चाइना जो डैम बनाएगा तिब्बत के अंदर, हाँ। वो फिर हमारा ब्रह्मपुत्र जो है वो उसके ऊपर मसले बन जाएंगे। तो इस किस्म के इश्यूज, सबसे बड़ा डैम बनाने की बातें जो की तो ये इंडिया का भी अब इशू बन गया है, लड़ाई झगड़े का। चाइना का तो है ही। तो चाइना ने अब थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू कर दी है। अच्छा। और वो एक्टिविटी ये है कि वो अब इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये जो अरुणाचल है ये हमारी जगह है। अच्छा। और हम पहले उन्होंने कोई 5-7 साल पहले उन्होंने वहाँ के 5 नाम थे वेरियस रीजन्स के, वो चेंज कर दिए और अपना नाम चाइनीज़ नाम देने शुरू कर दिए। अभी भी वो कहते हैं ये अरुणाचल नहीं है, ये है, हाँ, उसको ज़ेंगनम कहते हैं। तो अब उन्होंने और भी बहुत से इलाके जो है वहाँ नाम चेंज करने शुरू कर दिए अपने नक्शे के ऊपर, और वो सारे जो इंडियन नाम है वो सारे उन्होंने रद्द कर दिए, अपने नाम कर दिए, सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। तो देयर इज अ चेंज इन चाइनीज पॉलिसी व्हिच इज गेटिंग अ बिट मोर अग्रेसिव विज़ दिस रीजन। तो इंडिया को तकलीफ हो रही है। उन्होंने डिमार्च भी कर दिया इस वाक़े के बाद, कर भी दिया। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिर्फ डिस्प्यूट यहाँ नहीं है, एक और भी जगह है जो जिसे कहते हैं अक्साई चिन का पहाड़ी इलाका, हाँ। वो चाइना ने कब्जे में किया हुआ है। इंडिया कहता है ये हमारा इलाका है।
इंडिया कहता है अरुणाचल हमारा है, चाइना कहता है हमारा है। जी तो दोनों की वो है कोई 40,000 स्क्वायर किलोमीटर और 38,000, जी। ये है कोई 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दो इश्यूज भी साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा हाँ, तो इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज आर प्रीटी सीरियस। राइट और आपको पता है कि 1962 में ये बॉर्डर इश्यूज के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, फिर 2022-20 में हुए फिर हुए। गलवान और डोकलाम जैसे दोबारा भी हो सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सो अब ये इज बिकमिंग अ वेरी सेंसिटिव एरिया। राइट इसीलिए इंडिया विल हैव टू कीप इट्स फोर्सेस देयर। हाँ चले, वो भी मल्टीपल फिर फ्रंट्स पे एंगेज हो सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई ताल्लुक है कि राजनाथ सिंह सिंध के हवाले से बयान देते हैं? हालांकि सिंध तो उस वक्त भी तकसीम नहीं हुआ था जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तकसीम चल रही थी, पंजाब और बंगाल की। उन्होंने सिंध का बयान क्यों दिया? देखिए, वो पहले बलूचिस्तान का देते हैं ना जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे। वो तो उन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी थी कि बलूचिस्तान को अलग कराना है। फिर बीच में हमने सुना कि वो केपी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, अच्छा कश्मीर में भी वो काम कर रहे हैं, और अब उन्होंने सिंध के ऊपर भी बात कर ली। मैं एक बात आपसे कह दूं, बलूचिस्तान का और वहाँ की जो इनकलाबी फोर्सेस हैं या इंसर्जेंट्स हैं या जिन जो मर्जी आप कह लें उनको, इंडिया ने हमेशा वहाँ इंटरेस्ट रखा है इन दैट रीजन फुटप्रिंट काफ़ी अरसे से। सिंध के अंदर भी इंडिया का जो सिंधी नेशनलिस्ट थे अब इतने नहीं रहे। 20-30 ईयर्स अगो सिंधी नेशनलिज्म के अंदर जो लोग थे वो बड़े इंडिया के साथ काफ़ी उनका फ्लर्टेशन थे। इंक्लाइन नहीं था, सपोर्ट मिलती थी सिंधी नेशनलिज्म। ओके, हाँ, जैसे हमारी तरफ से सिखों को सपोर्ट मिलती थी। अच्छा अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द बैलेंस। वो ये हम ये, वो ये हम ये, तो इस किस्म की सिचुएशन थी। तो अब इसीलिए उन्होंने सिंध का शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है अदवानी ने ये बात सबसे पहले की थी कि सिंध जो है ये तो इंडिया का हिस्सा है और एक दिन आएगा कि सारा पाकिस्तान जो है स्पेशली सिंध इंडिया का, भारत का हिस्सा बन जाएगा। ये एक इंटरव्यू दी थी अदवानी साहब। अच्छा, हाँ, उसको आप गूगल करके निकाल लीजिएगा। मुंबई से उनको शायद ज़्यादा ही हम तो अब मगर उसके बाद जब अभी अदवानी साहब जब पाकिस्तान आए जी, और कायदे आज़म के मज़ार के गए और फिर में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान इज़ हेयर टू स्टे। ओके, अब पाकिस्तान को हमारी कोई अब एम्बिशंस नहीं है। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया था। अच्छा, हाँ, तो मगर अब बीजेपी फुल सर्कल करके वापस जा रही है उसी मौक़िफ़ पे जो आरएसएस का मौक़िफ़ है। ठीक, ओके। सो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बट ये क्या मतलब चाइना का जो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से है रोकना इस तरह एयरपोर्ट पर, क्या इसका कोई ताल्लुक बनता है उस बयान के साथ जो राजनाथ सिंह की जानिब नहीं, से मेरा दिया नहीं गया? ख्याल बनता है, मगर आई थिंक चाइनीज़ विल, बस उन्हें एहसास है इस बात का कि अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देता है तो चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है विद चाइना, विद पाकिस्तान। तो उस तरीके से चाइना विल ऑलवेज बेल आउट पाकिस्तान। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमले करेगा किसी किस्म के भी, काउंटर चाइना से भी आएगा, हमारी तरफ से तो आएगा ही, चाइना विल ऑल्सो थ्रो इन सम अपनी चाल भी। राइट, तो आई थिंक उनके दोनों इंटरेस्ट साथ साथ चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से इन्होंने सबक भी इंडियंस ने सीखा कि दुश्मन एक नहीं था, दुश्मन 2-3 थे। ये उनके जो फौजी रहनुमा हैं, फौजी ऑफिसर्स हैं, वो कह चुके हैं। तो अब आपकी इजाज़त से नया प्लेटफॉर्म है तो बिस्मिल्लाह करते हैं हाँ सवालों से। और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हमें पहला सवाल रावलपिंडी से खुरम का शामिल करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि चाइना हमारा एक बड़ा लाजवाल दोस्त है, पाक चीन जिंदाबाद का हम नारा लगाते हैं और इस दफ़ा हमें इंडिया के साथ जंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया चाइना ने, लेकिन कैन यू शो द अदर साइड ऑफ द पिक्चर? जैसे चाइना का डेब्ट ट्रैप है, कभी वो किसी की इमदाद नहीं करता, वो किसी को डोनेशंस नहीं देते, वो हमेशा लोन देते हैं। और क्या ये गवादर पोर्ट हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकता है, जो कि कभी भी इस तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता? हर बंदा डरता तो है कि ये हर बंदे के ज़हन में सवाल है, लेकिन ज़रा इस पे रोशनी डालिए। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बन सकता बिकॉज चाइना कॉलोनियल पावर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुई थी और वो हर जगह पहुंच रहे थे, फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड सो ऑन। तो चाइना इज़ नॉट इन क्वेस्ट ऑफ कॉलोनीज़। मगर पॉइंट आपका जो है वो इंटरेस्टिंग है। इसके दो पहलू हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि चाइना ने ग्वादर में जिस किस्म का इंटरेस्ट हमारा ख्याल था वो लेगा, दे नॉट टेकिंग दैट इंटरेस्ट। और आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट इट्स नॉट सेफ देयर। ये जो टेररिज्म हो रही है, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो चाइनीज़ फोकस ऑन ग्वादर हैज़ शिफ्टेड।
जब तक वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आई थिंक चाइना पीछे हट गया है. सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट इट्स नॉट अ कॉलोनियल पावर, इतना भी इट्स नॉट सो पुश्ड अबाउट ग्वादर राइट नाउ. पहली बात. दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना एक और पॉलिसी इख्तियार कर रहा है. नाउ यू मे कॉल इट मॉडर्न कॉलोनाइजेशन, यू मे कॉल इट मॉडर्न डिपेंडेंसी, आप जो मर्जी कह लें उसको. अब हकीकत क्या है, चाइना कोई 130 मुल्क हैं जहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू दोज कंट्रीज़. चाइना लोन देता है उन कंट्री को, फिर कहता है कि हम आके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, जो पाकिस्तान में वो कर रहे हैं. दिस इज़ पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव. सिपेक इज़ वन डायमेंशन ऑफ इट. दिस इज़ द ग्रेट चाइनीज़ एडवांस रोड एंड बेल्ट. अब वो अफ्रीका में भी है, हर जगह पे, श्रीलंका में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, एल्सवेयर. दे आर गिविंग लोन्स. Their companies are coming, taking that money that is being loaned by the government of China to those countries and using that money with their own labor. वो लेबर भी साथ लाते हैं, अपने इक्विपमेंट भी लेके आते हैं, और वो बना रहे हैं वहाँ. और वो लोन्स का प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं है उनको रीपे करना. दैट इज़ द कैच. अब जो हम जैसे लोग भी, वी ओक चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वी डोंट हैव द मनी टू पे देम. वो और बात है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी अलाइन कर गए, मगर अफ्रीका के अंदर कौन से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं या हैं? वहाँ भी तो तेल है ना, वहाँ भी तो रेयर अर्थ है ना, वहाँ भी तो मिनरल्स है ना, एंड सो ऑन. तो आई थिंक चाइना इज़ यूजिंग इट्स फाइनेंशियल क्लाउट टू क्रिएट इनरोड्स इनटू वेरियस कंट्रीज, ताकि वो एक डिपेंडेंसी हो जाएगी. ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो अमेरिकनों ने किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब इंडिपेंडेंट नए नए लोग हुए, अमेरिकनों ने एड देनी शुरू कर दी. दे कॉल्ड इट अमेरिकन एड, फ्रेंडशिप. वो डिपेंडेंसी बन गई थी. फिर उसके बाद ये हमारी तरफ से अमेरिका से ही आप इंपोर्ट करेंगे, अमेरिकन पैसा, अमेरिकन डोट जो मिलता है, ये एड जो मिलती है, वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ही इस्तेमाल होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक डिपेंडेंसी बन गई. फिर वो वेपन्स आने शुरू हो गए अमेरिकन, मोर डिपेंडेंसी. सो आई थिंक चाइना इज़ फॉलोइंग दैट रूट, एंड द रोड एंड द बेल्ट इनिशिएटिव बहुत फैल गया है. बट इसके साथ कोई इस वक्त उसके कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं? वो इसलिए नहीं है कि चाइना इज़ नॉट इन परस्यूट ऑफ दैट इम्पीरियलिज्म. वो इम्पीरियलिज्म थी अमेरिका की और अब सोवियत यूनियन की, सोशल इम्पीरियलिज्म वर्सेस इम्पीरियलिज्म. और वो एक कोल्ड वॉर था जिसके अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. अब कोई कोल्ड वॉर नहीं है. देयर इज़ अ हॉट वॉर इन यूक्रेन, एंड देयर इज़ द डेंजर ऑफ अ हॉट वॉर इन द साउथ चाइना सी ओवर ताइवान. इसीलिए चाइना और जापान के रिलेशंस आर नॉट गुड, चाइना एंड फिलीपींस के रिलेशंस आर नॉट गुड, चाइना ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड शॉट, ये सारा वही ड्रामा है. So I think अब time is running out, but I think you should get this an idea of what is happening. हाँ, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड कर दिया, आसानी कर दी खुर्रम रावलपिंडी से आपके लिए, ताकि आप समझ सकें इस मामले को. इज़्ज़त सुबहानी नॉर्वे से, आसिफ शेख आइलैंड से, फुरकान खारिया से, मोहम्मद हारून ताहिर बहावलपुर से, कासिम याकूब राजा इंग्लैंड से, सलीम नौशहरा से, शहरियार कुरैशी अमेरिका से, तौफीक अहमद कराची से. अगली मुलाकातों तक हम ये सिलसिला रोके रखते हैं, लेकिन अगली नशिस्त तक हमें इजाज़त दें. शो में आपके सवाल ज़रूर शामिल किए जाएंगे. अल्लाह ने के बाद. Thank you. थैंक यू.